नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। में आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। जिला अधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर मुजफ्फरपुर में जिन अस्पतालों में कोरोना का इलाज किया जा रहा है उन सभी अस्पतालों का फायर ब्रिगेड द्वारा ऑडिट किया गया। फायर ब्रिगेड के डीएसपी गौतम कुमार ने बताया कि एसकेएमसीएच ग्लोकल, अशोका, भवानी प्रसाद, मां जानकी मेडिकल इमरजेंसी, गैलेक्सी, आईटी मेमोरियल, तुर्की अस्पताल एवं अल्पसंख्यक छात्रावास में गुरुवार को फायर ऑडिट किया गया। 4 बड़े हॉस्पिटल छोड़ अधिकतर में अग्नि सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। अस्पताल प्रबंधक को तत्काल फायर एक्सटिंग्यूशर एबीसी 32 और CO2 10 का इंतजाम करने को कहा गया। होजरिल, डाउन कमर सिस्टम, फायर अलर्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, स्प्रिंकलर, स्टैटिक टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, 2 सीढ़ी, 2 रैंप, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम आदि की दुरुस्त करने को कहा गया। महाराष्ट्र की घटना के बाद इन अस्पतालों में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसे लेकर 1 सप्ताह में दूर करने की आदेश दी गई है। जिला पदाधिकारी महोदय का कल हम लोग को आदेश प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुंबई में जो घटना हुई थी उससे हम लोग को फायर हेडक्वार्टर से प्राप्त था निर्देश कि सभी घटनाओं जहाँ कोविड हॉस्पिटल खासकर और भी हॉस्पिटलों का जाकर के आप लोग निरीक्षण कीजिए कि क्या स्थिति है, फायर आउट कीजिए। हम लोगों ने लगभग जितना भी 10 कोविड का लिस्ट मिला था सेंटर का, उसका लगभग हम 4-5 पहले कर चुके थे और कल जो बचे हुए थे कल का उन्होंने हम लोगों ने किया है। हमने पाया कि एसकेएमसीएच का पहले से भी हम लोग करते रहे हैं। प्रसाद हो गया, आईटी मेमोरियल हो गया, या फिर जो बड़ा हॉस्पिटल जो पहले से स्टेबल है और ये काम कर रहा है लगातार, उसमें आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ सुविधा पहले से लोग रखे हुए हैं। एसकेएमसीएच में भी है, वो हाइडेंट है, ये सब है, फायर एक्सटिंग्विशर है। लेकिन वहाँ एक कमी है जो कि हम लोगों ने उनको बताया, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है जो कि आईसीयू में लगना बहुत ज़रूरी है, इसी के लिए ज़्यादा फोकस हम लोग का किया गया है फायर ऑडिट का कि स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए आईसीयू में। वो नहीं है कहीं पे भी ना, हम देखे एसकेएमसीएच में भी नहीं है। ये थोड़ा प्रसाद में है, आईटी में है, ये सब में जो हॉस्पिटल है, और तुर्की वाले में भी बनाया गया आईसीयू में सिर्फ। लेकिन ये स्प्रिंकलर हर जगह जहाँ पे आप बेड लगाते हैं वहाँ पे होना चाहिए था, ये पे कहीं पे नहीं है। ग्लोकल में भी आपका कुछ नहीं है, वहाँ पे एक्सटिंग्विशर वगैरह भी खराब था। हम लोगों ने उसको सजेशन दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है आप एक्सटिंग्विशर वगैरह कम से कम लगाइए। हाइड्रेंट लगाना, स्प्रिंकलर लगाना तो वहाँ जल्दी संभव नहीं है, वहाँ तो और ज़्यादा खराब स्थिति वहाँ नहीं है। हमारा नया ये सरकार जो बनाया है यहाँ पे अल्पसंख्यक में, इसमें कुछ ये लगाना है, हाइड्रेंट वहाँ भी नहीं है। उसमें एक्सटिंग्विशर लगाने का हम लोगों ने निर्देश दिया तत्काल कि आप लोग लगाइए कि जो कि उससे रोगियों का कुछ ये हो सकेगा, अगर कोई घटना हो जाती है तो उससे हम लोग प्राथमिक उपचार उससे कर सकते हैं। कब तक की डेडलाइन दी गई है? डेडलाइन क्या कहा चाहे, हम लोग कहा कि जितना जल्दी हो जाए, सप्ताह 10 दिन के अंदर आप लोग कर लीजिए। कम से कम एक्सटिंग्विशर तो 1 सप्ताह के अंदर लोग रख सकते हैं, 1 सप्ताह के अंदर हम लोग दिया। और ये हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर लगाने का काम ये काफ़ी समय लगता है इसमें, तो इसमें धीरे धीरे वो लोग करेंगे। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर नगर निगम के द्वारा शहर के सभी वार्डों में सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर आयुक्त के द्वारा निगम परिसर में सभी वार्डों के सैनिटाइजेशन के लिए 2 बड़ी गाड़ियों को रवाना किया गया। पहले से सैनिटाइजेशन के लिए 3 छोटी गाड़ी कार्य कर रही थी, वहीं अब बड़ी गाड़ी से सैनिटाइजेशन के कार्य में तीव्र गति मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के रोकथाम के लिए नगर निगम ने पूरे शहर को सैनिटाइजेशन कराने का काम शुरू किया है। एक अभियान की तरह प्रतिदिन अलग अलग इलाकों को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने लोगों से अपील की है कि बेवजह इस आपदा की घड़ी में घरों से बाहर न निकले। नगर निगम कर्मी खुद सड़कों पर निकलकर मोहल्ले को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, ये काम सराहनीय है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सैनिटाइजेशन कोषांग का गठन जिला नगर में किया गया है। नगर में और बड़े प्रभारी नगर आयुक्त निर्देशक बनाया गया है और शहरी क्षेत्रों में और कच्चा क्षेत्रों में वीडियो संबंधित वीडियो को आदेश दे दिया गया है वित्त आयोग की राशि से सघन सैनिटाइजेशन कराने के लिए। नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है और 4 छोटे वाहन और 2 बड़े वाहन से मैं सभी हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। पिछले साल हम लोगों ने सहयोग दिया था अग्निशमन विभाग का, पर इस बार हम लोगों ने स्वयं का अपना व्यवस्था कर लिया है और सभी गाड़ियाँ घूम कर सभी सरकारी कार्यालय और जितने सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर सघन सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। खासकर जो 4 कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर संक्रमण अधिक मात्रा में है, वहाँ पर गली गली में प्रत्येक गली में जा रहे हैं हमारे स्टाफ बहुत ही दृढ़तापूर्वक सैनिटाइजेशन में कार्य संपन्न कर रहे हैं।
और समय सैनिटाइजेशन से हमको इस संक्रमण की लड़ाई में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ इस दौर में भी सभी कर्मी लोग और आगामी मानसून से पहले पूर्व तैयारियों में पूरी तरह से लगे हुए हैं। मैं इनके समर्पण को सलाम करता हूँ और आशा है हम लोग दोनों ही आगामी मानसून की मुसीबत और इस संक्रमण से जल्दी पार पाएं। संक्रमण की दौड़ में कोविड के दंश से जीवन गंवाने वाले के स्वजन के लिए अंतिम सफर भी कष्टकारी बन रहा है। मरीजों को अस्पताल से घर ले जाने और संक्रमितों की शव को घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस संचालक 2 से 3 गुना अधिक किराए ले रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने पर शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को 2 शव वाहन की खरीदारी करने का आदेश दिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में लगातार निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी की शिकायतें मिल रही थी, जिसे लेकर जिला अधिकारी ने बैठक में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें निर्णय ये लिया गया कि चूँकि कोरोना से जो व्यक्तियों की मृत्यु होती थी उनकी अंत्येष्टि कराने में शव वाहन का अभाव महसूस होता था और इसकी शिकायत बराबर मिलती थी कि एम्बुलेंस चालकों द्वारा जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक है वो आवश्यकता से अधिक राशि ले रहे हैं। इसी के मद्देनज़र यह बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया जिसमें नगर आयुक्त को 2 शव वाहन खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तो बैठक का यही मतलब मोटे तौर पे निष्कर्ष निकलता है कि अंत्येष्टि वाहन 2 अंत्येष्टि वाहन खरीदने का अनुमोदन जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है और वो वाहन नगर निगम के द्वारा खरीदा जाएगा। मुजफ्फरपुर में मौत का फैक्ट्री बन चुका है एसकेएमसीएच, ऐसा कहना है पूर्व सांसद पप्पू यादव का। शुक्रवार को अस्पताल निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि यहां ना तो पर्याप्त ऑक्सीजन है और ना ही डॉक्टर। पप्पू यादव ने कहा कि यहां आने वाले मरीज बीमारी से नहीं बल्कि इलाज के अभाव में मर रहे हैं। हालांकि एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा पप्पू यादव की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि बेहतर से बेहतर सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। इनका मानना है कि मरीज के परिवार वालों को संयम रखने की जरूरत है। अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा ने कहा कि यहाँ तो ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने पर ही लोग उतारू है। वैसे उत्तर बिहार के इस बड़े अस्पताल की दुर्दशा देख पूर्व सांसद का कहना है कि यहाँ कुत्ता को भी रखे तो वो मर जाएगा। परिजनों से बातचीत के आधार पर पप्पू यादव ने कहा कि लाश लेने के लिए भी यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। फिर भी हमको धमकाया जा रहा है, यहाँ पर डर दिया जा रहा है, डर था। कौन डॉक्टर बोलता है? डॉक्टर, और वो डॉक्टर कहाँ से आता है, कौन है? दिल में पूछते हैं तो कहता है कि कहाँ है कोई, वो डॉक्टर तो है ही नहीं, गलत नाम बता करके जाता है अपना। डॉक्टर क्या बोलता है? जो आता है जो रात में आता है, हमको यहाँ से गेट पर से बुलवाया जाता है कि आइए और आपका पेशेंट का बहुत नाजुक स्थिति है, खराब है, कुछ नहीं हो सकता है। ये बात बोला? हाँ, हम डर जाते हैं, बोलते सर चांस क्या है वो हम नहीं जानते, वो आप समझिए। तो बोलते हैं सर हम तो उम्मीद पर लाए हैं, आप ट्रीटमेंट कीजिए और मेरा पति जिंदा रहेगा, क्योंकि हम यहाँ 23 तारीख से भर्ती है, इसी खराब शिक्षक में आए थे। मेरा पति जिंदा रहेगा, हम ये जानते हैं सर, लेकिन वो कुछ और भ्रमित कर करके हमको चले जाते हैं। मतलब कि खराब है तो ये जो है सो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं हो सकता है। नाम पता है डॉक्टर का आपको? नाम एक डॉक्टर को हमको परसों की रात में जो स्टार्ट से किए तो नाम हम पूछा करके पूछे कि सर आपका नाम क्या है, जब डर गए रोने लगे। सर ऐसा नहीं बोलिए सर, अगर मेरा पेशेंट खत्म हो रहा तो स्टार्ट का आप नहीं बोलिए। वो बोले राकेश नाम है। जब दिन में मेरा भाई आया गाय घाट से, उनको लेकर के जब हम 2 नंबर में गए तो एक राकेश नाम का डॉक्टर मिले, लेकिन वो क्या बोलते हैं मेरा तो दिन ड्यूटी है, रात में कैसे हो सकते हैं, मेरा नाम कोई बेच रहा है। जब नाम बेच रहा है तो सिस्टर को पूछिए, तो डॉक्टर को पूछते कि कौन है डॉक्टर, सिस्टर क्या बोलती है, हम लोग को नहीं पता क्या नाम है डॉक्टर के। इस टाइप के बोलते सिस्टर को कि गुंडा को दिखाती है सिस्टर, उसको तो पता ना चाहिए कौन डॉक्टर को दिखाती है। हाँ नहीं, सिस्टर लोग नहीं बताती है। यहाँ तक कि पूर्जा कहते हैं कि दिखाइए कि पूर्जा पर क्या लिखा हुआ है सिटी स्कैन पर, दिखाइए क्या, तो वो सिस्टर कहती है हम नहीं देंगे देखने के लिए। तो कहते हैं लाइए फोटो खींचेंगे कि क्या बीमारी है, कितना परसेंटेज है, तो नहीं देखने देंगे सर। मेरा देखने का नहीं है सर, हम नहीं देख सकते हैं सर। 500 इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जबकि यहाँ पर प्राइवेट नर्सिंग होम लगभग बहुत कम है। ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एसकेएमसीएच एक हॉस्पिटल है।
कल आने के बाद अभी तक रेमडेसिविर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ऑक्सीजन लेवल किसी का 85 है, किसी का लेंस 25 से ऊपर खत्म हो चुका है। 3 दिनों से 85, 84, 58 तक ऑक्सीजन लेवल है, लेकिन उसको कोई टच करने वाला डॉक्टर नहीं है उनके यहाँ पर है। अब आप मानव चेन की बात करते हैं, एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 आदमी है, 5 आदमी है, क्योंकि कोई नर्स छूता नहीं है, कोई जाता नहीं है, वार्ड बॉय होता नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी बेटा, कोई भी माँ, कोई भी पति, कोई भी पत्नी, कोई भी भाई अपने को मर के भी जिंदा रखना चाहेगा। अब आप सोचिए कि जो पॉजिटिव वार्ड में जाकर के उनकी सेवा करता है और वही सब्जी लाने जाता है, वही गांव जाता है, वही खाना लाता है, तो आप कहां ले जा रहे हैं कोरोना? कौन बच जाएगा? यदि कोरोना है और आप ये कह रहे हैं कि कोरोना छुआछूत यदि चेन नहीं तो बनाई गई, इसीलिए आप लॉकडाउन की बात करते हैं, जबकि लॉकडाउन का प्रॉपर केयर जो है ये आम आदमी के पैसे को डाइवर्सिटी के लिए। लॉकडाउन का मतलब है कि हमारी गलतियों को कोई बोले ना, हम लाठी चलावे, हम मारे, हम किसी की आवाज बंद कर दें, कोरोना वायरस एक्ट के तहत तुम पर केस कर दें। लॉकडाउन का मतलब है कि तुम एक चुपचाप उस कंट्री, उस लोकतंत्र कंट्री में कैद हो जाओ जो हुक्म मैं देता हूं। यदि आप देख लीजिएगा तो कुत्ता डेथ कर जाएगा। किसी भी बाथरूम में पानी नहीं चलता है, कोई साफ करने वाला नहीं है, रात में कोई डॉक्टर नहीं रहते, सीनियर डॉक्टर तो कभी जाता नहीं, जूनियर भूल चूक से कभी कभी चला भी गया, वो भी बड़ी मेहरबानी और बड़ी कृपा के साथ। दवाई लोग बाहर से लाते हैं। मैंने कई बार कहा कि हिंदुस्तान की माफिया सजग है। 7 दिन पहले कहा था कि 5 ऐसी दवाई है जो भारत से आउट ऑफ ब्लैक हो जाएगा, चाहे वो विटामिन सी हो, डेक्सोना हो, एंटीपैलिन हो। 7 ऐसी दवाई है जो अब नहीं मिलेगी भारत में। आपको उसको खरीदने के लिए 15,000 20,000 रुपये। आप जिस जान रक्षक दवाई की बात इतना हल्ला हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग तरफ तरफ जाते हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता। सेकंड, 100 आईसीयू वार्ड की बात इन्होंने की, 10 आईसीयू वार्ड, 10 मात्र आईसीयू वार्ड में बेड है। आईसीयू वार्ड में जिसकी जरूरत है उसको नहीं रखी जाती है, और जो पैरवीदार होते हैं उसको रख दिया जाता है। थर्ड, पानी चलता ही नहीं है और डॉक्टर टच करता ही नहीं है। और बाथरूम में यदि मैं आपको दिखा दूं, पूरा लैट्रिन, पूरी की पूरी पेशाब बाथरूम में भरी हुई। अब आप कल्पना करिए कि वो कहां जाएंगे, महिलाएं कहां जाएंगी? जेंट्स निकल के उसके अटेंडेंट कहीं बाहर चले जाएंगे, लेकिन पेशेंट का क्या होगा? पूरा का पूरा कचरा वार्ड के बाहर, पूरा किट्स वार्ड के बाहर, पूरा ग्लव्स वार्ड के बाहर। क्या ये कोरोना के वायरस को हर आदमी तक नहीं पहुंचा देगा? और सबसे बड़ी बात, दवाई नहीं, डॉक्टर्स नदारत, किसी को कोई टच करने वाला नहीं। मौत कोरोना से नहीं होती है भारत में, मौत अव्यवस्था के कारण हुई। जिस कंट्री में एक आदमी के लिए ऑक्सीजन ना हो, जिस कंट्री में दवाई के लिए बेटा भाई परेशान मर जाए तरफ तरफ के, जिस कंट्री में बेड ना हो, जिस कंट्री में वेंटिलेटर ना हो, जिस कंट्री में सिलेंडर ना हो, और जिस कंट्री में जीवन रक्षक दवाई ना हो, उस कंट्री में चुल्लू भर पानी में डूब के इन नेताओं को मरना चाहिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सिस्टम को चलाने के लिए? क्यों डर होता है इन नेताओं को इस कोरोना से? एम्बुलेंस 12,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस 12,000 रुपया लेता है।
जब हम 3000 से ऊपर लोगों को दवाई भेज सकते हैं सब जगह, हम ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं? ऑक्सीजन लूँगा, क्योंकि मैं रात में 9 बजे गया हूँ और सवेरे मुझे 8 बजे फ़ोन आया है कि 14 नंबर में पानी नहीं है। मैंने हाँ सर, तो अभी देखिए पानी यहाँ वाटर सप्लाई BMICL के अंदर है, उनके इंजीनियर हैं, मैंने उनको तुरंत ऑफिस में बुलाया। बाथरूम वगैरह की 1-2 दिन पहले वीडियो में वायरल बहुत बुरा हाल है, बाथरूम तो एक भी चालू नहीं। 5 नंबर पुराना वार्ड है, उसमें गंदगी की शिकायत है। 9 नंबर और 14 नंबर नया है और उसमें गंदगी क्यों पाई गई? जो महत्वपूर्ण सुझाव लिखा भी गया है वह भी 5 दिन से भर्ती है, नहीं मिल रहा किसी को, जो अलर्ट हुआ। रात में मुझे इंजेक्शन प्राप्त हो गया, आज सवेरे से डॉक्टर मुझे रेमडेसिविर देंगे, कल मुझे रात में 8 बजे इंजेक्शन मिल गया है। और गंदगी की जो शिकायत हुई है, मैंने आउटसोर्सिंग पर सफाई दे रखा है और उनके जो सफाई कर्मी हैं, मैं उनको तुरंत अभी एक्शन लूँगा और उनको मैं जितना भी लीगल पनिशमेंट होगा मैं करूँगा। डेड बॉडी अंदर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी की सूचना मुझे अभी जस्ट मिली है और यहाँ बॉडी अभी मिली है, तो मैं चूँकि अस्पताल में आ गया हूँ, मैं 9 बजे से 9 बजे रात अपने अस्पताल में रहता हूँ। सर सुपरिटेंडेंट है आप सुपरिटेंडेंट हैं और आपको अभी जानकारी मिल रही है, अगर जो रात में कोई हादसा हो जाए, कोई बड़ी घटना हो जाए, तो क्या आपको जानकारी का इंतजार करना पड़ेगा? आपको नजर नहीं रखना होगा? नहीं, मेरा 24 आवर्स 2 मोबाइल ऑन रहते हैं जी, और मुझे जब भी सूचना मिलती है मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। अभी रेमडेसिविर के लिए अभी तो हम लोगों से अपील किए, कई एक लोग मिले बताए, तो आपसे वैसा लोग नहीं मिल पा रहा है। मिल रहा है कि रेमडेसिविर मुझे जब मिलेगा तभी हम दे पाएंगे। डेड बॉडी वाले परेशान थे, आते ही हमको टच किए कि डेड बॉडी पड़ा हुआ अंदर, मां मर गई है। हुई है, चूँकि बहुत बड़ी महामारी है, शिकायतें होती है। मैं पूरी ताकत से एज ए इंस्टीट्यूशनल हेड मैं कोशिश करूंगा, लेकिन शिकायतें होंगी चूंकि महामारी है। ऑक्सीजन का सिलेंडर परिजन ले जा रहे थे और उनके पैर पर गिर गया, हमने रिकॉर्ड किया है, जब हमने पूछा तो सर इसमें सर आपको भी थोड़ा मदद करना पड़ेगा। ऑक्सीजन मैं पाइपलाइन से देता हूँ और लोगों में होड़ बन जाती है, मेरे ऑक्सीजन प्लांट में जाके छोटे बड़े सिलेंडर लूटने लगते हैं। जा रहे हैं अंदर खुद से सर खुद के नहीं, वो जब मुझे ऑक्सीजन प्लांट वाले ने फोन किया, नहीं ऑक्सीजन सर वो पाइपलाइन सर्विसेज है और सारे ऑक्सीजन ये सिलेंडर लूट लेंगे तो नहीं परिजन नहीं, ये पीपी किट में जो ट्रॉली मैन है वो ले जाएंगे। पूछे कौन ले गए? नहीं यदि ले गए हैं कि बहुत गलती है, मैंने सारे SOP यहाँ पर मेरे परिजन को मरते छोड़ दे, न ले जाए। नहीं कहने जाएंगे, डॉक्टर लिखेंगे तो मेरे जो स्टाफ है उसमें नियुक्त है, पर पाली फोन नंबर के बाथरूम में पानी है, दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन NH 57 पर भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि एक ऑटो को बचाने के दौरान एक साथ 3 गाड़ियां आपस में टकराई। वहीं इस दौरान ट्रक ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें स्कॉर्पियो की फड़कच्चे उड़ गए। घटना में स्कॉर्पियो में बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह घायल बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार NH 57 4 लेन पर गायघाट थाना अंतर्गत जारंगडीह के समीप एक ट्रक खड़ा था। अनियंत्रित ने ट्रक स्कॉर्पियो में ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटना स्थल पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। स्कॉर्पियो ट्रक के अंदर घुस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। प्रशिक्षु DSP अमित कुमार ने बताया कि दरभंगा मुजफ्फरपुर NH पर जारंगडीह के समीप दुर्घटना हुई है। इस हादसे में 4 लोग मरे हैं, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हुई है, पहचान की जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण प्रदेश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुजफ्फरपुर में शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। जिले में संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पुलिस भी सख्त हो गई है। नाइट कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स दिखाई दी। पुलिस बल के साथ QRT के जवान भी मौजूद थे। नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है। नगर DSP रामनरेश पासवान ने लोगों को बताया कि इस दौरान शहर में किस तरह की पाबंदियां लगाई गई है। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख इलाकों का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी। राज्य सरकार का जो नया आदेश आया है उसके तहत शाम 4 बजे तक ही दुकानों को खुला रहना है। आवश्यक सेवा से संबंधित जो भी दुकान है वो खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। साथ ही शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। लॉकडाउन और ये कर्फ्यू जो है
लागू रहेगा पूर्णतः। इसको लेकर करके आम लोगों से अपील है कि आप घरों से बिल्कुल ही ना निकलें। इस दौरान यदि निकलते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई तो की ही जाएगी, साथ ही आपके शहर में संक्रमण की स्थिति जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है वो भी भयावह होते जाएगा। इसलिए आप घरों से ना निकलें। जो समय सीमा निर्धारित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा उसका अनुपालन अवश्य करें। कई गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। जी बिल्कुल, जो 6 बजे के बाद से बेवजह निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों को जब्त किया जाएगा, फाइन किया जाएगा। शहर के प्रथम महापौर समीर कुमार की 56वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को नगर निगम के परिसर लगी उनकी प्रतिमा पर परिजनों और निगम कर्मियों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सादगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए गए जयंती समारोह में निगम पार्षद, विभिन्न दलों के नेता, बड़े संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता एवं शुभचिंतक शामिल हुए। नगर निगम के प्रथम महापौर स्वर्गीय श्री समीर कुमार जी, मैं समझता हूँ कि इनके निगम की जब स्थापना हुई तो प्रथम महापौर के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और इनके कार्यकाल में काफ़ी कीर्तियाँ स्थापित हुई थी। आज इनकी प्रथम पुण्यतिथि है। किसी कारण एक दुख की घड़ी हम लोगों के समक्ष पिछले वर्ष आई थी। मैं समझता हूं कि इनके द्वारा किए गए कीर्ति हमेशा मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के तमाम वासियों के दिलों में आज भी है, आगे भी रहेगा। शुक्रवार को शहर के वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के नियत भत्ता की राशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में नगर आयुक्त के माध्यम से दिया। वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने जून 2017 से मार्च 2020 तक नियत भत्ता के 85,000 का चेक नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय को सौंपा। इस दौरान अपर नगर आयुक्त हीरा कुमार भी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने बताया कि राशि को पीएम केयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं पार्षद ने बताया कि वे मानदेय की राशि नहीं लेते हैं, लेकिन पिछले वर्ष से कोरोना का कहर शुरू हुआ तो राशि पीएम केयर्स फंड्स में दे दिए। 9 जून 2017 को वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देके अपना सेवक चुना था। तो जिन आशीर्वाद की कोई कीमत नहीं होती है, आशीर्वाद अनमोल होता है। उसी आशीर्वाद फलस्वरूप मुझे निगम के द्वारा 2500 रुपया मानदेय के रूप में हर महीने मिलना होता है। तो चूँकि आशीर्वाद को मैं पहले ही ग्रहण कर चुका था तो उस राशि को ग्रहण मैं नहीं करना चाहता था। मैं निगम के ही कोष में मैंने छोड़ रखा था। पिछली बार जब कोरोना महामारी का जब प्रकोप बढ़ा तो मेरे दिल में आया कि अगर मेरी इस राशि से किसी एक ज़िंदगी को भी मैं बचा पाऊंगा तो शायद मैं अपने आप को धन्य पाऊंगा। तो सबसे बढ़िया साधन मुझे लगा पीएम केयर्स फंड, जिसके द्वारा पूरे हिंदुस्तान भर में मान लिया जाए गैस सिलेंडर हो, हॉस्पिटलिटी हो, वेंटिलेटर हो, हर चीज़ की व्यवस्था हो रही है। तर्क वितर्क अपनी जगह है, लेकिन काम बेहतर ढंग से किया जा रहा है। तो उसी के सोच के तहत मैंने 34 माह का 85,000 रुपया मेरा होता है, वो पैसा मैंने पीएम केयर्स फंड में चेक के द्वारा नगर आयुक्त के साइन से डायरेक्ट पीएम केयर्स फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया है उस पैसे को। यही एक छोटी सी पहल मैंने की है। मैं तो हमेशा यही कहता आया हूँ कि कल तक बिकने को गया था बाजार में, कोई खरीदार न था। वार्ड 20 की सम्मानित जनता ने मुझे अपना करके अनमोल बना दिया। बाकी लोगों को क्या सलाह देंगे इस तरह की? बाकी सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं किसी के विषय में यह नहीं कहूँगा। हर लोग अपने अपने स्तर से, अपने वार्ड क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर एक लोग पूरा, यहाँ तक कि आप मीडिया कर्मी लोग भी, सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोरोना को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपकी अपनी इच्छा शक्ति और हम लोगों की एकजुटता। और हमेशा से हिंदुस्तान के इतिहास में यह एक बात हमेशा कही गई है, पढ़ी गई है कि जब जब हिंदुस्तानी एक होके जागा है, दुश्मन भागा है। हम लोग भी कोरोना को भगाएंगे। हम लोग को एक होने की ज़रूरत है, साझा प्रयास करने की जरूरत। आज की खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी डेन न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।